सुप्रभात मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। 20 दिसंबर 2023 को करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जानेंगे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और करेंगे उनका डिटेल में एनालिसिस। तो सेशन की करते हैं शुरुआत आज के दिन के साथ। आज कौन सा दिवस और अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट। तो आज 20 दिसंबर और 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। मानव एकता दिवस मनाने की शुरुआत कब होती है? यूएनओ द्वारा 2005, तिथि 22 दिसंबर 2005 को इस प्रकार का ये निर्णय लिया गया कि विश्व के अंदर शांति, सहयोग और संप्रभुता को बढ़ाने के लिए और एक दूसरे व्यक्तियों के मध्य आपसी सहयोग, समानता और सौहार्द की भावना को और ज्यादा बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाने लगा। शुरुआत होती है 2005 22 दिसंबर से इसकी घोषणा की गई यूएनओ के द्वारा और प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। चूंकि आज 20 दिसंबर मैं आपको ग्लांस के जरिए बताता चलूं और आपको रिवीजन करवाता चलूं कि 20 दिसंबर तक ऐसे कौन कौन से दिवस मनाए गए और क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं 1 दिसंबर को विश्व एड्स जागरूकता दिवस, जबकि 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, जबकि 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया, जबकि 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया, जबकि 8 दिसंबर को बौद्धि दिवस, जबकि 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध निवारण दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, जबकि 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय यूनिसेफ दिवस, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया, जबकि 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 15 दिसंबर की अगर बात करते हैं तो 15 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस, हम सब लोगों को पता है कि कारगिल का जो विजय दिवस था उसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और 19 दिसंबर को कल हमने इसका काफी बड़ा डिटेल्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि गोवा जो उसको आजादी कब मिली और संपूर्ण उसको जो राज्य का जो दर्जा जो दिया गया था वो 1987 के अंदर दिया गया था। बहरहाल आज सेशन की शुरुआत करते हैं और उन इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ में और क्यों आपके लिए ये इंपोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1। हाल ही में सोल्टन सागर में किस दुर्लभ खनिज के भंडार पाए गए हैं? पहले ऐसे माना जाता था कि यूरेनियम ही दुर्लभ भंडार है। यह कह सकते हैं यूरेनियम का जो खनिज है वो सबसे ज्यादा बहुमूल्य, कीमती और दुर्लभ है, लेकिन समय के हिसाब से परिस्थितियां चेंज हुई और वर्तमान में जो दुर्लभ खनिजों की श्रेणी में अगर कोई आने लगा है और इसका जो उपयोग कौन सी इंडस्ट्री में होने लगा है इसके बारे में आपको बता दूं कि चिप और उसके बाद में कंडक्टर, एक तो चिप इंडस्ट्री और इसके अलावा एक सेमीकंडक्टर, और वर्तमान में जो ईवी व्हीकल्स का जो जमाना है उसके बाद में स्मार्टफोन का जमाना है और बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद हैं जिसके अंदर सेमीकंडक्टर की आवश्यकता सबसे ज्यादा पड़ती है। और इसी के संदर्भ के अंदर विश्व के अंदर अगर देखा जाए तो लिथियम को वर्तमान में सफेद सोने के नाम से इसको जाना जाता है। सफेद सोने के नाम से विख्यात लिथियम, उस पे अगर एकाधिकार की बात करते हैं विश्व के अंदर तो एकाधिकार पाया जाता है किसका? चाइना का। और सब लोग यह कह सकते पूरा जो विश्व है वो किसके ऊपर निर्भर है? लिथियम के तौर पे अगर देखा जाए तो वह चीन पे निर्भर। तो चीन के एकाधिकार वाले निर्णय को यह कह सकते हैं उसकी जो मनमानी जो चल रही थी उसको खत्म करने के लिए अमेरिका, भारत जैसे सरीखे देश प्रयास में लगे हुए थे और भारत के अंदर भी बहुत बड़ी बहुतायत मात्रा के अंदर लिथियम की खोज की गई। उसी के संदर्भ में आपको बताता हूं कि भारत के अंदर जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक ऐसे राज्य जहां पे लिथियम की बड़े भंडारों की खोज की गई। लेकिन सबसे बड़ा अगर अभी देखा जाए तो अमेरिका के संदर्भ के अंदर बहुत बड़ा एक लिथियम का भंडार मिला है। कहां पे मिला है? ये मिलता है आपको सोल्टन सागर। सोल्टन सागर कहां पे? पहली बात तो देखा जाए कि यूएस, यूनाइटेड स्टेट के अंदर, यहां पे कैलिफोर्निया एक राज्य और वहीं पे स्थित है सोल्टन सागर, जहां पर कोलोराडो नदी इसके अंदर गिरती है और वहीं पे ये बहुत बड़ा भंडार वहां पर मिला है। अगर उसकी कीमत को अगर आंका जाए तो 502 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, उसकी कीमत के भंडार आपको वहां पे मिलते हैं। सफेद सोने के नाम से विख्यात। और कहा जाता है कि जिस प्रकार कच्चा तेल पैदा किया जाता है सबसे ज्यादा कहां पे? सऊदी अरब में। तो लिथियम का जो सऊदी अरब है
इसको एक संज्ञा दी गई है कि लिथियम का सऊदी अरब किसको कहा जाएगा, वो कहा जाएगा सोल्टन सागर। कहां पे? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहां पे? यूएसए के अंदर। वहीं पे इसके सबसे जो है बड़े भंडार आपको वहां पे मिलते हैं। अपने लिए बड़ा प्रश्न देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। आप इस मैप के जरिए मैं आपको समझाऊं कि ये कैलिफोर्निया लॉस एंजिल्स, लॉस एंजिल्स बहुत बड़ा शहर, और आपको ये बता दिया मैंने आपको ये वाला, ये सोल्टन सागर है। और उसी के अंदर जो है यहाँ पे आपको क्या मिलता है, इतना बड़ा भंडार मिलता है। 540 बिलियन अमेरिकी डॉलर इसकी अनुमानित कीमत है। सफेद सोने के नाम से विख्यात दक्षिणी कैलिफोर्निया यूएस के सोल्टन सागर में पाया गया। अन्य नाम इसका जो मैंने आपको बताया कि लिथियम का सऊदी अरब इसको कहा जाता है। उपयोग के बारे में ऑलरेडी मैं आपको पहले से बता ही चुका हूं कि इसका उपयोग जो है वो सबसे ज्यादा चिप इंडस्ट्री के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। और अगर एकाधिकार की बात करते हैं तो चाइना जो है उसका विश्व के अंदर सबसे बड़ा एकाधिकार वाला उसका साम्राज्य है, लेकिन अमेरिका उसका मिथक तोड़ते हुए ऐसा प्रतीत अभी हो रहा है। वैसे देखा जाए तो बोलीविया एक ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा लिथियम के भंडार पाए जाते हैं, लेकिन उनका खनन जो है वो अभी तक नहीं हो पाया। भारत के संदर्भ के आपके बारे में मैंने आपको बता दिया कि बिहार, छत्तीसगढ़, मेघालय, कर्नाटक, राजस्थान और जम्मू कश्मीर सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे सबसे ज्यादा लिथियम के भंडार यहाँ पे खोजे गए। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 2। वो पूछा जा रहा है आपसे कि आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है। तो कल की मैं आपको तिथि बता दूं कि 20 दिसंबर को आईपीएल में खेलने वाले खिलाड़ियों की बोली लगाएगी या उनकी नीलामी करेगी। खेलने के लिए अलग अलग टीमों के खरीदार थे, और इसकी जो है नीलामी किस स्थान पे हुई, तो मैं आपको बता दूं कि आईपीएल खेला भारत के अंदर जाता है, लेकिन इसकी जो बोली लगाने का जो स्थान था वो था भारत के बाहर। कहां पर? दुबई में। राजधानी किसकी? यह है यूएई की राजधानी, वहां पर इनकी बोली लगाएगी। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। पैट कमिंस कहां के खिलाड़ी है? पैट कमिंस है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। अगर पैट कमिंस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं तो हम सब लोगों को विदित कि 2023 का जो विश्व का वर्ल्ड कप जो खेला गया था ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, और ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान थे उन्हीं का नाम क्या है? पैट कमिंस। क्या है ये? ये है एक गेंदबाज। इनको 20.5 करोड़ के अंदर सनराइज हैदराबाद ने इनको खरीदा है। अब बात कर लेते हैं कि विश्व के सबसे महंगे खिलाड़ी आईपीएल के तौर पे अगर देखा जाए तो कौन है। उन खिलाड़ी का नाम है कौन सा? मिचेल स्टॉक। गेंदबाज है ये भी। कहां के रहने वाले हैं? ये भी ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इनको कितने रुपए में खरीदा? इनको खरीदा कोलकाता नाइट राइडर्स ने कितने? 24 करोड़ 75 लाख रुपए में। या यूं कहें कि आईपीएल के इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई महंगा खिलाड़ी है जिनका नाम कौन सा है? स्टॉक है। ये कहां के गेंदबाज है? ये भी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज है। और विश्व कप के अगर देखा जाए, पूरी अगर विश्व कप का इनका अगर प्रदर्शन देखा जाए तो ये उन शीर्ष गेंदबाजों की श्रेणी में आते हैं जहां पर सबसे ज्यादा ये इन्होंने क्या लिए हैं? विकेट टेकर है ये खिलाड़ी। ये भी कहां के रहने वाले हैं? ये भी ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। और अभी 2024 के अंदर आईपीएल का जो संस्करण है वो कौन सा खेला जाने वाला है? वो खेला जाने वाला है 17वां संस्करण। 17वां संस्करण अभी खेला जाएगा। इससे पहले 16 हो चुके हैं। सबसे पहला संस्करण कब हुआ था? 2008 में। 2008 के अंदर संस्करण होता है, और इसके अंदर राजस्थान रॉयल राजस्थान रॉयल ने सबसे पहला आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था। किसके कप्तानी में किया था? शेन वॉर्न की कप्तानी में राजस्थान रॉयल ने इस खिताब को अपने नाम किया था। बात कर लेते हैं कि 16वां जो आईपीएल था उसको किसने जीता। 16वां जो आईपीएल जीतने वाली जो टीम थी उस टीम का नाम था चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग ने जीता, और कप्तानी या उनकी जो अगुवाई की टीम की अगर बात करते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में ये जीता गया। बात कर लेते हैं कि इसके उपविजेता कौन बने। इसके जो उपविजेता बने वो कौन से बने? गुजरात टाइटंस इसके विजेता बनते हैं। इनके कप्तान कौन थे? इनके कप्तान का नाम है हार्दिक पांड्या गुजरात के कप्तान थे, और ये उपविजेता रहे थे कब? 2023 के। और 2021 अगर 22 की बात कर लेते हैं तो 2022 के अंदर गुजरात टाइटंस पहली ऐसी टीम थी जिन्होंने पदार्पण किया था। उसके कैप्टन भी वो सेम ही है जो 2023 के अंदर थे, और पहली बार खेलते हुए क्या बन गई थी? वो विजेता बन गई। एक सवाल और पूछा जा सकता है आपसे कि वर्तमान में जो हार्दिक पांड्या पहले गुजरात टाइटंस के कैप्टन हुआ करते थे, उन्होंने अपनी टीम को चेंज करके और वो मुंबई इंडियंस में चले गए। यहां तक भी ठीक था,
लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा से कप्तानी छीन करके और हार्दिक पांड्या को सौंप दी गई है मुंबई इंडियंस की। यह भी अपने अखबारों के अंदर सुर्खियां बनी थी और आपसे यह सवाल भी कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। तो बहरहाल दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी जो पैट कमिंस हैं उनको किसने खरीदा? तो उनको खरीदा हैदराबाद सनराइजर्स ने, उनको खरीद लिया है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। हालांकि मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, एक बार रिवाइज आपको करा दूं। सनराइज हैदराबाद ने खरीदा 20.5 करोड़ रुपए में, ये दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे मिशेल स्टोक 24.75 करोड़ रुपए के अंदर कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा। आईपीएल ऑक्शन 2024 का जो अभी होने वाला है, आईपीएल का आयोजन भारत में होने वाला है, लेकिन इसकी जो नीलामी है वो कहां पे की गई थी? ये की गई थी यूएई की राजधानी दुबई में। पहला संस्करण 2008 में खेला गया, विजेता राजस्थान रॉयल। 16वां संस्करण 2023 में खेला गया, चेन्नई सुपर किंग्स। सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाली टीमों में से एक कौन सी? चेन्नई सुपर किंग्स। सफल टीम कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग्स है। ये आप देख रहे हैं पैट कमिंस है, और ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी थे। कब? 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ, और इन्हीं की अगुवाई के अंदर ऑस्ट्रेलिया छठवीं बार विश्व विजेता बना। यह अपने आप में रिकॉर्ड। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। देखते हैं, प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है हरियाणा। हम सब लोगों को विदित, अगर खेलों की दृष्टि से अगर बात करें तो हरियाणा शीर्ष उन राज्यों के अंदर है जहां पे यहाँ के जो खिलाड़ी है वो राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें, पैरा एशियन गेम्स के बारे में बात करें, कॉमनवेल्थ की बात करें और ओलंपिक की बात करें, सबसे ज्यादा पदक भी यहीं से जीते हैं, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन भी यहीं से रहता है। इसलिए इसी टीम ने जो है वो नंबर 1 जो है रैंकिंग कहां पे प्राप्त करी है? पैरा गेम्स के अंदर प्राप्त करी है। हालांकि पैरा गेम्स जो प्रथम खेलो इंडिया के पैरा गेम्स पहली बार आयोजित किए गए, जहां पे सबसे ज्यादा अगर पदक जीते हैं तो किसने जीते? हरियाणा ने। उसके बाद किसने जीते? ये जीते हैं यूपी ने। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। आयोजन इसका 10 से 17 दिसंबर तक को किया गया था हरियाणा में पहली बार। 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य सहित 105 पदक इन्होंने जीते हैं। अब बात कर लेते हैं अन्य शीर्ष राज्यों की बात करें, जहां पे उत्तर प्रदेश 62 और तमिलनाडु 42 पदकों के साथ में नंबर 3 रैंक पे ये रहा। अब बात करते हैं कि पैरा जो एशियाई गेम्स है उसके अंदर भारत का कौन सा स्थान था? उसके अंदर जो भारत का जो स्थान था वो कौन सा था? 5वां, जहां पे 111 111 पदक लेकर के यह कह सकते हैं पैरा एशियंस को जो गेम्स हुए थे उसके अंदर उनका एक कीर्तिमान है। इससे पहले इतनी अच्छी रैंक नहीं आया करती थी। एशियंस गेम्स के अंदर भी चौथी रैंक आई है, वो भी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है अब तक का। तो चलिए देख लेते हैं। इसके अलावा अगले जो पैरा एशियाई जो गेम्स खेले जाने वाले वो कहां कहने वाले? वो नागायो अपने यहाँ पे जापान में खेले जाने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि जितने भी जो दिव्यांग हैं उन लोगों के लिए सरकार ने कौन कौन से ऐसी योजनाएं चलाई हैं और उनको एक उचित प्लेटफॉर्म देने के लिए कौन कौन से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। बात कर लेते हैं एमपी की। तो एमपी के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की शुरुआत की गई दिव्यांगों को डेडिकेटेड करते हुए, और ये कहां पे स्थापित किया गया? ये किया गया ग्वालियर के अंदर। अब बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर भी दिव्यांगों के लिए अलग से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा करी गई। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पे अलग से मंत्रालय बना दिया है किसके लिए? दिव्यांगों के लिए। तो दिव्यांगों के लिए केंद्र सरकार ही नहीं अपितु राजस्थान, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, एमपी ऐसे राज्य हैं जहां पे अलग से इनके लिए एक कॉरिडोर बनाया गया, जहां पे सबसे ज्यादा कर सकते हैं, अपने आप को निखार सकते हैं गेम्स के माध्यम से। अभी मैं आपको और बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक मिट्टी कैफे का एक आयोजन किया गया। उस मिट्टी कैफे के अंदर जितने भी जो कर्मचारी हैं वो सारे के सारे दिव्यांग हैं। यह भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न। दिव्यांगों के लिए अलग से कल्याण मंत्रालय बनाने वाला अगर कोई राज्य बना है वो कौन सा बना है? महाराष्ट्र बना है। वर्तमान में अगर बात करें तो यहां पे आप देख रहे हैं दीपा मलिक जो है ये भी क्या है, पैरालंपिक में भी इन्होंने क्या किया, भाग लिया है, और वर्तमान में जो पैरा गेम्स है उनकी ब्रांड एम्बेसडर भी ये रही है। चलिए, और ये हमारे जो अनुराग ठाकुर हैं वो अभी खेल मंत्री हैं। चलिए, और 111 पदकों के साथ में हरियाणा जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे रहा। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। विश्व भूख सूचकांक तथा कार्यवाही की तत्कालिकता 2023 के सूचकांक में मेडागास्कर का कौन सा स्थान रहा? इसको बोलते हैं ग्लोबल
हंगर इंडेक्स। 125 देशों की सूची है और इसके अंदर 124वां जो स्थान है वो किसका रहा? मेडागास्कर का रहा। अब बात कर लेते हैं भारत की। भारत का जो स्थान है वो कितना रहता है? 111, 111वां स्थान। 111वां स्थान किसका है? भारत का। मेडागास्कर का कितना? 124वां स्थान है। अगर बात कर लेते हैं कि विश्व भूख सूचकांक के अंदर कुछ ऐसे जो राष्ट्र हैं जो शीर्ष पे है और कुछ है निचले पायदान पे, देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे राष्ट्र। तो यहाँ पे देखते हैं बेलारूस, बोस्निया और हर्जिगोविना और साथ में चिली और चीन, ये सारे के सारे जीएचआई के ऊपर वाले मानकों के अंदर उतरते हैं। जिसके अलावा नीचे की अगर बात करते हैं, यमन, मेडागास्कर और मध्य अफ्रीकी देश जहां पे सबसे ज्यादा गरीबी और कुपोषण जैसी समस्याएं पाई जाती हैं। हालांकि वहां पे गृह युद्ध की स्थिति हमेशा ही बनी रहती है और सबसे ज्यादा अगर यूएन मिशन अगर कहीं पे भी डिप्लॉय है वो भी कहां पे? अफ्रीकी महाद्वीप में ही है। तो अफ्रीकी महाद्वीप जो है, जिसको पहले अंध कह सकते हैं, अंध महाद्वीप के नाम से उसको जाना जाता था, वर्तमान में स्थितियां अभी भी वहां पे ज्यों की त्यों ही बनी हुई हैं। भारत के स्थान की अगर बात करते हैं तो 111वें स्थान से जीएचआई के तौर पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत का स्थान भी ज्यादा अच्छा नहीं है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसका स्थान कितना? 102 है। 125 देशों की श्रृंखला। मेडागास्कर का स्थान कौन सा है? मेडागास्कर का स्थान है 124वां। चलिए, और इसके मानक कौन कौन से लेते हैं? यहाँ पे मानकों की बात करें तो भूख है, जलवायु संबंधी चुनौतियां हैं और कमजोर आबादी है। ये कह सकते हैं कमजोर आबादी का मतलब जो कुपोषण युक्त है, इनको जितना एक संतुलित आहार मिलना चाहिए उसकी यहाँ पे हमेशा ही कमी आपको देखी मिलती है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। विश्व बैंक की प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार 2023 में कौन सा ऐसा देश प्रवासियों से धन प्राप्तियों के मामले में शीर्ष पे रहा? हम सब लोगों को विदित कि भारतीय जो लोग हैं सबसे ज्यादा सेविंग करने में, निवेश करने के अंदर और पूंजी को अपने पास में रखने के लिए जाने जाते हैं। आंसर इसका हो जाएगा भारत। उसके बाद कौन सा है? मैक्सिको। मैक्सिको भी एक ऐसा देश जो भी सबसे ज्यादा, अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या है, तो इसको बोलते हैं रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब क्या है कि वो भारतीय जो विदेशों में रहते हैं और वहां से धन संचय करके और भारत में भेजते हैं, उसी के संदर्भ से आपसे सवाल पूछा जा रहा है, जहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। अब बात करते हैं दक्षिणी एशियाई जो देश है जहां पे सबसे ज्यादा बाहर का जो रेमिटेंस आता है उसकी जो वृद्धि दर है वो कितनी है? 7.2%। पिछले साल से जो है वो 7.2% की दर जो अधिक है, उसके अनुसार भारतीय लोग कहां भेजते हैं? अपने घरों के अंदर या अपने देश के अंदर धन भेजते हैं। इसी से सवाल है जुड़ा हुआ है। अभी देख लेते हैं आप, 125 अरब डॉलर भारत ने पिछले साल में, या कह सकते हैं 2023 अभी जो खत्म होने वाला है, वहां पे 125 अरब डॉलर भारतीयों ने अपनी सेविंग्स के अपने देश में भेजे हैं। मैक्सिको तो उसका आधा ही अभी तक। मैक्सिको का आप देख रहे हैं कि 67 अरब डॉलर इन्होंने भेजे हैं, दूसरा स्थान है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि भारत सबसे बड़ी मात्रा के अंदर क्या भेजता है? रेमिटेंस भेजता। चीन की बात करें तो 50 अरब डॉलर, फिलीपींस में 40 अरब डॉलर और मिस्र 24 अरब डॉलर। बात कर लेते हैं कि धन प्रेषण के अंदर सबसे ज्यादा अगर सर्वाधिक अगर कह सकते हैं कि बढ़ोतरी कहां पे दर्ज की गई, तो 7.2% की वृद्धि दर कहां पे? दक्षिण एशियाई देशों के अंदर करी गई है। बात कर लेते हैं कि रेमिटेंस तो आ ही रहा है और इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर आशातीत जो प्रदर्शन करा है वो भारत ने करा है, जहां पे 604 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार भी भारत ने अपने पास जमा कर लिया है। और वैश्विक अर्थव्यवस्था में देखा जाए, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए तो जब किसी देश के पास में जितना ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है, उसके पास में चुनौतियां अपने आप ही कम हो जाती है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या जाने उससे पहले देखते हैं कि संविधान सभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम सीरीज लेकर के आ रहे हैं और काफी दिन इसको चलते हुए यहां से भी हम 5 प्रश्न ऐसे तैयार करके लाते हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसी के संदर्भ से हम 5 ऐसे क्वेश्चंस लेके आए जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से संबंधित है। वही प्रश्नों की शुरुआत मैं करता हूं प्रश्न संख्या 1 के साथ में। देखते हैं, संविधान में समवर्ती सूची कॉन्क्लेव जो लिस्ट की विशेषता को किस देश के संविधान संशोधन से लिया गया है? द फीचर्स ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशंस हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ व्हिच कंट्री? आपसे पूछा जा रहा है कि समवर्ती सूची की जो अवधारणा है हमने किस राष्ट्र से ली है? आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या संविधान से सभा से जुड़ा हुआ
दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, चलिए देखते हैं, संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की अवधारणा किस देश से संविधान से अपन ने लिए? आंसर इसका हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया? स्वतंत्रता ली है, समानता लिया और विश्व बंधुत्व की जो अवधारणा है वो हमने कहां से लिए? वो ली हमने फ्रांस से। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द निम्न में से हमने कहां से लिया है? आंसर इसका हो जाएगा कहां पे? जापान। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहां से लिया हमने? ये हमने लिया है जापान से। चलिए जान लेते हैं संविधान सभा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 4, भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान निम्न में से किस देश से लिया? आंसर इसका हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी से हमने आपातकाल संबंधी जितने भी जो प्रावधान थे वो हमने कहां से लिए हैं? ये लिए हमने जर्मनी से। और संविधान सभा से जुड़ा हुआ आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है वो ये, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? लाइक, यहाँ पे संसदात्मक व्यवस्था है, बिल्कुल सही है, मौलिक अधिकार यहाँ पे मिले हुए हैं, लिखित संविधान है भारत का, और कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई लिखित संविधान है वो कहां पे? भारत पे है। लेकिन एक चीज इसके अंदर गलत मिल रही है और उसी को मैं क्या कर देता हूं? क्रॉस कर देता हूं कि यहाँ पे दोहरी नागरिकता नहीं है। अब दोहरी नागरिकता का आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसका आंसर भी मैं बता देता हूं कि दोहरी नागरिकता कहां पर है। तो ये कहां पर स्थित है? ये है अमेरिका। अमेरिका का जो संविधान है उसके अंदर राज्यों की नागरिकता और राष्ट्र की नागरिकता अलग अलग है, इसीलिए उसको कह सकते हैं कि वो दोहरी नागरिकता वाला देश है। बहरहाल जानते हैं और आज के करंट जो सेशन था उसका प्रश्न पढ़ते हैं, कौन सा? 6वां। देखते हैं, कूनो वन महोत्सव प्रथम संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? कूनो का जैसे ही अगर नाम लेते हैं तो हम लोगों के जेहन के अंदर बरबस एक ही नाम निकल करके आता है कि कूनो का मतलब चीता। कूनो का मतलब चीता। चीता कहां से लेके आए थे? 8 तो लेके आए थे हम कहां से? नामीबिया से। और 12 हम लेकर के कहां से आए थे? ये लेके आए थे हम साउथ अफ्रीका से, क्योंकि भारत के अंदर जो चीते हो गए थे वो क्या हो गए थे? लुप्त हो गए थे। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि क्यों ना चीतों की भी आबादी भारत के अंदर बढ़ाई जाए, और इसी के संदर्भ के अंदर कूनो जो एक नेशनल पार्क है जो कहां पर स्थित है? यह एमपी के अंदर स्थित है। तो वहां पे इनको लाया गया। अब देखते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम संस्करण आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बाघों के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। सबसे ज्यादा अगर बाघ अभ्यारण्य भी भारत के अंदर कहीं पे स्थित है तो ये कहां पे स्थित है? मध्य प्रदेश में है। और बाघों का जो घर है वो भी किसे कहा जाता है? वो भी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि जो चीते हैं, अब जो चीते की बात करें तो मध्य प्रदेश का है श्योपुर जिला। तो श्योपुर जो जिला है वहां पे ये कूनो नेशनल पार्क है। अब देख लेते हैं, इसके अलावा चीतों का जो मायका है, चीतों का जो मायका के नाम से विख्यात श्योपुर जो जिला है, कूनो पालपुर, यहीं पे इसको जाना जाता है। जबकि मैंने आपको बताया था कि 8 हम नामीबिया से लेकर गए हैं, जबकि 12 दक्षिण अफ्रीका से। सर्वाधिक बाघ अभयारण्य वगैरह वाला अगर कोई राज्य है तो वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। दुनिया भर के 70% बाघ कहां पे पाए जाते हैं? ये भारत में पाए जाते हैं। बाघ प्रोजेक्ट की शुरुआत कब होती है? 1 अप्रैल 1973 का। कभी कभार ये कह सकते हैं सर्वाधिक बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है कि बाघों की शुरुआत, ये कह सकते हैं बाघों के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है? 1 अप्रैल 1975 में। कहां होती है इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत होती है देहरादून में। देहरादून में होती है। और देहरादून किसकी राजधानी है? यह है यूके की या उत्तराखंड की। भारत के 80% बाघ कौन कौन से राज्यों में निवास करते हैं, रहते हैं? एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और असम, जहां पे सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। और सबसे विशेषता कौन सा? मध्य प्रदेश है। अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो कूनो के अंदर अभी जो किया जा रहा है आयोजन, इसके लिए विविध वनस्पतियों, जीवों और कूनो वन के महत्व को उजागर करते हुए चीता के संरक्षण को क्या देना है? बढ़ावा देना है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किसके साथ में ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं? पहले के सेशन में मैंने आपको बताया था कि रैपिड एक्शन जो ट्रांजिट के नाम से जानी जाती है, जिसका उद्घाटन नई दिल्ली से लेकर के और मेरठ के मध्य किया गया था।
और ये ट्रेन चलाई जा रही है, पहला फेज इसका बन चुका है। लेकिन बात करी जा रही है आपसे कि इससे ऋण कहां से लिया हमने, इसको चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो वो उधारी जो हमने कहां से ली है उसका आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। इससे हमने क्या लिया है, उधार लिया है। इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। भारत का जो शेयर है वो कितना है, भारत ऐसा चौथा सबसे बड़ा राष्ट्र है जिसका एडीबी बैंक के अंदर अपने वहां पे वो शेयरधारक है। स्थापना कब होती है, 1966 के अंदर इसकी स्थापना होती है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। 19 दिसंबर 1966 की इसकी स्थापना, एडीबी संस्थापक सदस्य है और विश्व बैंक का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक भी है। अब बात कर लेते हैं कि जो रैपिड एक्स2 ट्रेन चल रही थी उसके लिए क्या कौन सी चीजें हैं। 37 बिलियन जापानी यानी कह सकते हैं 250 मिलियन अरब डॉलर, 250 मिलियन अरब डॉलर अमेरिकी जो डॉलर है उनको आपने क्या लिया, ऋण उधार लिया है। 82 किलोमीटर लंबा जो दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट जो सिस्टम है उसको अभी क्या किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। ट्रेन की शुरुआत ऑलरेडी 20 अक्टूबर को 2023 को हो गई थी, जिसके लिए हमने सेशन करा भी था हम सब लोगों को विदित। और इसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिलाई थी। पहला खंड जो है वो शाहिदाबाद दुहाई डिपो के मध्य ये चलाया गया था। स्टेशन की अगर बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेशन को ये कवर करता है, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि साहिबाबाद, गाजियाबाद, दुलकर, दुहाई और दुहाई डिपो, यहां तक ये ट्रेन जाती है। दिल्ली और मेरठ तक पहुंचते पहुंचते या कह सकते हैं कि जो किलोमीटर है वो कितना है, ये 60 मिनट के अंदर, इसको 1 घंटे के अंदर क्या कर लेती है, इसको पार है। जबकि किलोमीटर कितना, दूरी कितनी है, ये है 100 किलोमीटर। तो ये कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ट्रेन चलती है। भारतीय एशियाई बैंक जो एडीपी का सदस्य संस्थापक और सदस्य देश भी है, चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक भी है। स्थापना इसकी 19 दिसंबर 1966 को हो जाती है और वहीं से हमने 250 अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण लिया है, किसके लिए, इस रैपिड ट्रांजिट ट्रेन ट्रैक के लिए हमने इसका उधार लिया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुने गए हैं। अभी जिस प्रकार हमने सेशन करा था जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि 5 राज्यों के अंदर चुनाव अभी निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित किए गए। कौन कौन से राज्य थे, तो जहां पे आप बात करते हैं कि मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहां पर चुनाव संपादित किए गए। उसके बाद में मुख्यमंत्रियों का चयन हो गया। अब बात करी जा रही है कि विधानसभा अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा। वैसे अगर पॉलिटी में देखा जाए तो विधानसभा को कंट्रोल करने के लिए, उसको संचालन करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष की जरूरत पड़ती है। जिस प्रकार लोकसभा अध्यक्ष की जितनी भी जो जिम्मेदारियां होती हैं उतनी समानांतर रूप से किसकी होती है, विधानसभा अध्यक्ष की होती है। बहरहाल आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कौन होंगे विधानसभा के। इस प्रश्न का उत्तर है छत्तीसगढ़ राज्य के ही पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम रमन सिंह है। वो 4 बार विधायक ऑलरेडी पहले से बने थे, इस बार भी वो बन करके आए हैं और वर्तमान में उनको मुख्यमंत्री ना बना करके उनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, रमन सिंह हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ वर्तमान में क्या वहां के मुख्यमंत्री बनाया गए, ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कब होती है। छत्तीसगढ़ किससे टूट कर करके बना, तो ये बना एमपी से। एमपी जो है वो सबसे पहले या कह सकते सबसे बड़ा ऐसा राज्य था भौगोलिक क्षेत्र वाला। अभी तो वर्तमान में राजस्थान है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बड़ा राज्य की बात करते हैं, लेकिन वो दिन कब था जिस दिन राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल दृष्टि वाला राज्य बना, क्योंकि उस दिन एमपी के टुकड़े हो गए थे। और वो कब की बात है, 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को भारत का 26वां अगर कोई राज्य बनता है तो वो कौन सा बनता है, छत्तीसगढ़ बनता है। अगर छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो उसकी जो राजधानी है जिसका नाम है रायपुर। सीटें कितनी इसमें, विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करी जाए तो 90 वहां पे सीटें हैं। लोकसभा की सीटें कितनी है, लोकसभा की सीटें वहां पे 11 है, जबकि राज्यसभा की जो सीटें वो मात्र कितनी है, 5 है। यह आपने देखा। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 70वां स्थान है इसका, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसका कौन सा है, 9वां स्थान है। राजधानी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये आपको क्या मिलता है, ये आपको मिलता है छत्तीसगढ़। खनिज संसाधनों की दृष्टि से काफी समृद्ध क्षेत्र, और एमपी से टूट करके ये बनता है और भारत का ये 26वां राज्य बनता है। आप देख रहे हैं रमन सिंह, ये है रमन सिंह और इनको वर्तमान में विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले वहां के वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। चलिए
जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोलने की घोषणा करी है? जिस प्रकार साइबर क्राइम का जो थ्रेट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण रखने के लिए इस प्रकार की कवायद केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, दोनों ही करती हुई नजर आ रही हैं। इसी के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? ये होने वाला है 57। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। एक तो ये हो गया सबसे ज्यादा। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा जिलों वाला राज्य। तो सबसे ज्यादा जो जिले कहां है वो भी कहां पे है? वो भी यूपी में ही है। वर्तमान में अगर देखी जाए तो वहां के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ, जबकि वहां की जो राज्यपाल है जिनका नाम है आनंदीबेन पटेल। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। अभी वर्तमान में 6वां अंतरराष्ट्रीय लघु फिल्म का जो फेस्टिवल है वो भी वाराणसी के अंदर इसको मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 57 पुलिस स्टेशन की बात कर चुके हैं और देखा जाए तो हाल ही में यूपी सरकार द्वारा देश के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र खोलने की इन्होंने मंजूरी दी है। सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जिलों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? वो भी उत्तर प्रदेश है। वन टैप वन ट्री का अभियान अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में चलाया गया, जबकि ब्रज जो उत्सव है हम सब लोगों को विदित कि ब्रज जो उत्सव है वो कहां पे मनाया जाता है? वो मनाया जाता है मथुरा में। और वर्तमान में मथुरा के आसपास का जो एरिया जो वृंदावन की जो भूमि कहलाती है वहां पे अभी एक कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा वहां पे कर चुके हैं प्रधानमंत्री जी और वर्तमान में वो बन भी रहा है। अब देख लेते हैं अंतरदेशीय मत्स्य पालन के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई पुरस्कार, कोई स्कॉच पुरस्कार मिला है तो किसको मिला है? वो भी उत्तर प्रदेश को ही मिला है। बड़ी आबादी वाला राज्य। उत्तर प्रदेश की सीमा कहां पे लगती है? यहां पे नेपाल के साथ में भी इसकी सीमा लगती है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। गैलीलियो विशेष प्रशासनिक क्षेत्र किस देश की अंतरराष्ट्रीय शहर स्मार्ट सिटी महत्वाकांक्षी परियोजना है? गैलीलियो विशेष जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक, काफी बड़ा नाम। अभी वर्तमान में जो भूटान के जो नरेश हैं उनका नाम है जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक। उन्होंने घोषणा करी है कि भारत और भूटान के मध्य या भूटान की सीमा पर एक बहुत बड़ा 1000 वर्ग किलोमीटर का एक एरिया है जिसको गैलीलियो विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बनाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? यहां पे इस क्षेत्र को क्या करना? विश्व का शहर बनाना इसको, और यहां से भूटान को एशिया, जिसमें प्रमुख रूप से दक्षिणी एशिया और भारत और यूरोप और मध्य एशिया का जोड़ने का कह सकते हैं वो द्वार माना जा रहा है। किसको? ये माना जा रहा है महत्वाकांक्षी परियोजना लेकर के आई है भूटान सरकार, और वह कह सकते हैं विश्व का प्रवेश द्वार। इसको विश्व का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जा रहा है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? भूटान। तो भूटान जो है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाने की भी कवायद चल रही है जो गैलीलियो विशेष प्रशासनिक क्षेत्र होगा, जहां पे सबसे ज्यादा पर्यटक और जो बौद्धों की जो संस्कृति है उसको विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से गैलीलियो विशेष प्रशासनिक क्षेत्र जो है वो भूटान में वर्तमान में बनाया जा रहा है। इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, यह प्रश्न कहीं से भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने की पूरी संभावना नजर आ रही है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। भूटान है, भारतीय सीमा के पास में भूटान के द्वारा 1000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अलावा इसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, जो ईस्टर्न जो सेक्टर है हमारा, जो 7 सिस्टर की जो 7 जो ऐसे राज्य हैं जो पूर्वोत्तर में पड़ते हैं, उनके साथ में भूटान की कनेक्टिविटी को और ज्यादा बेहतर करने के लिए इस प्रकार की कवायद गैलीलियो के द्वारा करी जा रही है। देखा जाए तो विश्व का इसको द्वार के नाम से इसको संबोधित किया जा रहा है। उद्देश्य एक ये भी है कि बौद्ध आध्यात्मिक विरासत तथा अद्वितीय पहचान को बढ़ावा देना भी इनका उद्देश्य है। अन्य नाम क्या है? माइंडफुलनेस। इसका मतलब जब आप यहां जाते हैं पर्यटन को अगर तौर पे उसको अगर आप क्या करना, साइटिंग करना चाहते हैं, तो आपका जो चित्त है, आपकी मन है और आपकी जो आत्मा है वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल क्या हो जाएगी? भाव विभोर हो जाएगी। इसी के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की भी योजना भी इसमें शामिल करी गई है, और राजा का नाम काफी लंबा चौड़ा, लेकिन फिर भी जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक राजधानी है थिम्पू। और भारत
इसको अपना छोटा भाई समझता है और बहुत ज्यादा मतलब कितनी योजनाएं हैं मैं बता नहीं सकता आपको, जितनी योजनाएं भूटान के अंदर भारत वहां पे संचालित करता है। और इस राष्ट्र को अगर खड़ा करने में भी किसी अगर राष्ट्र का योगदान है तो भारत का ही है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। हाल ही में शेख हसन अंटार्कटिका में माउंट विसन जो सबसे बड़ी वहां की क्या है, सबसे ऊंची जो चोटी है उस पे वो क्या करें, उन्होंने चढ़ाई करी है। वह किस राज्य से संबंध रखते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, केरला हो जाएगा। इससे पहले विश्व की जो बहुत ऊंची ऊंची कह सकते हैं ऊंची जो चोटियां जो अलग अलग महाद्वीपों के अंदर जो पाई जाती हैं जो स्थित है वहां पे भी ये कारनामा कर चुके हैं। तो हम ये बात कर सकते हैं कि जैसे माउंट एवरेस्ट है और ये एशिया की चोटी है और 8,848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, यहां पे भी ये चढ़े हैं। इसके अलावा विश्व की जो बहुत बड़ी बड़ी जो चोटियां जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वहां पे भी ये चढ़ चुके हैं। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, केरला। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ चंद चीजें। केरल के शेख हसन है माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। माउंट डेनाली उत्तरी अमेरिका की है, किलिमंजारो अफ्रीका का और माउंट एल्ब्रस कहां का है, यूरोप का। यहाँ पे भी इन्होंने चढ़ाई इन्होंने कर ली है। अब देख लेते हैं माउंट विशन क्या है। माउंट विशन अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। एक बात तो यह समुद्र तल से ऊंचाई कितनी, 4,892 मीटर, दक्षिणी ध्रुव से लगभग 1200 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और माउंट विशन मैसिव का हिस्सा है जो पहले एल्बर्ट्स की सेंट्रल रेंज में ये स्थित हुआ करता था। अब बात करते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले इसकी जो चढ़ाई करी थी वो किसने करी थी, तो 1966 में। 1966 के अंदर निकोल्स क्लिंच के नेतृत्व में एक अमेरिकी टीम ने इसकी क्या करी थी, चढ़ाई करी थी। अब बात कर लेते हैं कि विश्व के अंदर सबसे जो ऊंची चोटियां अलग अलग महाद्वीपों के अंदर जो पाई जाती हैं उसका भी आप एक क्या ग्लांस देख सकते हैं। देखते हैं, एशिया का हम सब लोगों को विदित माउंट एवरेस्ट, दक्षिणी अमेरिका के एकांगुआ, उत्तरी अमेरिका की मैकनकिल्ले, अफ्रीका की किलिमंजारो, यूरोप का एल्ब्रस पर्वत, अंटार्कटिका की विन्मेसर जिसका हमने जिक्र किया अभी, और ऑस्ट्रेलिया की कोसियोस्को। ये सारी की सारी सबसे ऊंची चोटियां हैं। तो आप इस स्लाइड के माध्यम से विश्व की सर्वोच्च जो चोटियां हैं, जो महाद्वीपों की जो चोटियां हैं, उनके बारे में भी आप इस स्लाइड के माध्यम से जान सकते हैं। जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। अब्दुल फतेह अल सीसी लगातार तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, आंसर हो जाएगा इसका इजिप्ट। ये इसका जो दूसरा नाम है वो कौन सा है, मिस्र। तो मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं वो तीसरी बार ये चुने गए। 2019 के बाद में कार्यकाल जो था वो बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया था। इससे पहले 2014 में निर्वाचित होते हैं। ये उनका तीसरा टेन्योर है, ये कार्यकाल है। राष्ट्रपति किस रूप में लगातार कार्यकाल की पुनरावृत्ति लगातार बार कर चुके हैं। उत्तरी अफ्रीका का एक देश है मिस्र, और हम सब लोगों को पता है कि मिस्र जो है वो नील नदी का वरदान उसको कहा जाता है। तो नील नदी जो है वो भी कहां पे बहती है, वो भी बहती है मिस्र में ही बहती है। मुख्य खाड़ियां स्वेज और एबुकिर। स्वेज के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि स्वेज खाड़ी और स्वेज नहर, जिसके माध्यम से भारतीय जितने भी जो जहाज जाते हैं वो स्वेज के माध्यम से जाते हैं। तो यूरोप पहुंचने का जो समय पहले लगता था उसका क्या हो गया है, कम हो गया है। और राजधानी की अगर बात करते हैं इजिप्ट की तो उसकी क्या है, काहिरा। और काफी बड़ा पर्यटन शहर, बात हो रही थी मिस्र की। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान की शुभारंभ किसके द्वारा की गई। इसका जो पर्यावरण जो मंत्री है जिनका नाम क्या है, किरण रिजिजू। पर्यावरण जो मंत्री हैं उनके द्वारा एक हमारा जो दल है वो वहां पे भेजा गया है। अब बात करते हैं कि आर्कटिक जो महाद्वीप है उसके अंदर अपने कौन कौन से अभियान वहां पे ऑलरेडी पहले से संचालित हो रहे हैं। तो देख लेते हैं इसके अंदर दक्षिण गंगोत्री, यमुनोत्री, ये अभियान हमारे वहां पे इस कड़ाके की ठंड के अंदर जो सर्दियों में और ज्यादा बड़ी हो जाती है, कह सकते हैं कि और ज्यादा भयानक हो जाती है, हार्ड कंप कपा देने वाली सर्दी के अंदर ये अभियान अभी वर्तमान में हमारे जो यहाँ पे वैज्ञानिक उनके द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। तो आप देख रहे हैं ये स्टेशन है और जहां पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ आपको नजर आ रही है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान किरण रिजिजू द्वारा भारत का पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान है। बात कर लेते हैं भारत की आर्कटिक जो है महाद्वीप उसकी नीति क्या है। तो 2022 के अंदर ही भारत ने ऐसी नीति यहाँ पे बना ली थी। और क्या है, शीर्षक है भारत और आर्कटिक सतत विकास हेतु साझेदारी का क्या करने वाले, निर्माण करने वाले। भारत की जलवायु आर्थिक ऊर्जा संरक्षण में जो जलवायु परिवर्तन की जो समझ है उसको और ज्यादा विकसित करना, ध्रुवीय
क्षेत्रों और हिमालय के भी संबंधों को क्या करना है, अध्ययन करना है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अभियान है। सवाल पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा यहां है। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मैत्री और भारती भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था दक्षिण गंगोत्री और उसके बाद में यमुनोत्री, ये सारे के सारे अभियान भी वहीं पे ही संचालित है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। और आज के सेशन का ये सेकंड लास्ट प्रश्न क्या है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दुनिया के सबसे बड़े योग सेंटर स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन कहां पे ये कर रहे हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कहां पे, वाराणसी। वाराणसी के अंदर जहां पे 3000 आदमी एक साथ, व्यक्ति एक साथ बैठ करके क्या कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं और स्वाध्याय कर सकते हैं। ये एक ही जगह पे आपको करा जा सकता है। तो ये आपने, ये मंदिर जो है ये यहाँ पे बना है। गौरतलब ये है कि यहां पर इस मंदिर के अंदर किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं रखी हुई है, सिर्फ यहां पे आपको एक प्लेस दिया जा रहा है जहां पे आप प्राणायाम, योग, साधना और स्वाध्याय कर सकते हैं। आंसर इसका हो जाएगा वाराणसी। और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका शुभारंभ कर दिया गया। कोई देवी देवताओं की जो प्रतिमा नहीं है, 3000 लोगों के एक साथ बैठने का प्राणायाम, ध्यान और योगा कर सकते हैं। ये महामंदिर धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अभी मैं आपको पहले क्वेश्चन में भी बता रहा था कि 6वां अंतरराष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव है वो भी वाराणसी के अंदर ही मनाया गया। वाराणसी और चीजों में भी क्या है, भी अव्वल नजर आ रहा है। अभी वर्तमान में गंगा विलास एक क्रूज तो था जो कहां तक जाएगा, डिब्रूगढ़ जाएगा। उसकी शुरुआत भी कहां से होती है, वो इसकी भी होती है वाराणसी से ही होती है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। और आप मंदिर देख रहे हैं, काफी विशाल, काफी अद्भुत और लोगों को आकर्षित करने वाला, पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी महत्वपूर्ण, फिलहाल वाराणसी में। आज के सेशन का जानते हैं अंतिम प्रश्न। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न लास्ट ये है कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में कराया जा रहा है। आंसर इसका हो जाएगा कहां पे, हरियाणा। हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। विश्व में जो गीता का जो अभी वर्तमान में आयोजन है वो विश्व के अलग अलग देशों में भी इसको किया जा रहा है। और उसके अंदर बात करते हैं मॉरिशस के अंदर जो कह सकते हैं भारत के जो बाहर भी जो है वो इसका आयोजन किया गया। आंसर तो इसका हरियाणा है। इसके अलावा देखते हैं कुछ और चीजें। 17 से लेकर के 24 दिसंबर के मध्य भी वर्तमान में आयोजन इसका चल ही रहा है। मुख्य जो भागीदार जो राज्य है वो हरियाणा तो ही है, इसके अलावा राज्य जो है उसका नाम आता है असम, वो भी इसका क्या है, पार्टनर बना हुआ है। बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, इसकी शुरुआत कब होती है। 1989 की इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। राष्ट्रीय उत्सव कब घोषित किया गया, 2002 के अंदर। 1992 में गठित गीता जयंती समिति के द्वारा 2000 के अंदर इसको राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर इसको मनाया जाना सुनिश्चित किया गया। देख लेते हैं, पहली बार मॉरिशस और लंदन के अंदर, पहली बार कह सकते हैं भारत के बाहर 2019 के अंदर मॉरिशस और लंदन, वहां पे इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा 2022 के अंदर कनाडा और 2023 के अंदर ऑस्ट्रेलिया और 2024 के अंदर इसका आयोजन जो है वो भी भारत के बाहर ही किया जाएगा। वो कहां किया जाएगा, वो किया जाएगा अमेरिका में। बात कर लेते हैं कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय गीता पार्क की जो स्थापना है वो ब्रैम्पटन कनाडा के अंदर की गई। जबकि सबसे बड़ी भागवत जो गीता है वो कितनी है, 800 किलोग्राम की। 800 किलोग्राम की जो भागवत गीता का निर्माण वो मिलान कहां पे, इटली में किया गया था, जिसका वहां पे इस्कॉन मंदिर कुरुक्षेत्र में इसको रखा गया था। ये सारे के सारे ऐसे 15 क्वेश्चन थे। इसके अलावा कुछ ऐसे संविधान सभा से जुड़े हुए प्रश्न थे जो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत।